गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 30 जुलाई है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे हम लोग दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट न्यूज़ के साथ साथ निबंध के कौन कौन से पॉइंट आपको कवर किए गए ताकि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस जैसे अन्य पीसीएस जो आप लोग देते हैं उसमें आपके लिए करेंट से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाए। तो हम लोग देखेंगे टॉपिक आज कौन कौन सा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, उन सारे टॉपिक पे एक नज़र डालते हैं। तो क्वाड देशों का चीन को संदेश है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र रहे आवाजाही, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो इस सम्मेलन के बाद हम उसके कोर पॉइंट में देखेंगे क्वाड समूह क्या होता है, तीसरा क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2023 में हुआ था उसके मुद्दे क्या रहे हैं, उसके विषय क्या रहे हैं, किन बातों पर चर्चा की गई है, सभी पर हम एक नज़र डालेंगे। फिर नाटो से तुलना क्यों किया जाता है और यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न पूछा है 2020 में। तो इन सारे मुद्दों को हम लोग पीटी और मेंस प्लस इंटरव्यू के व्यू से देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे एक केस स्टडी को हम पढ़ेंगे जिसमें घूस लेकर नौकरी देने वाले असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष को 14 साल की जेल दी गई। इससे 2-3 चीज़ें समझ में आएगी। प्रशासन में भ्रष्टाचार कैसे कार्य कर रहा है, भ्रष्टाचार के लिए नियामक तंत्र क्या है, भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए नोलन समिति जो बनाई गई थी अमेरिका में वो क्या देती है हमें महत्वपूर्ण तथ्य। तो सभी चर्चा पर हम करेंगे, परिचर्चा करेंगे और अन्य आयोगों को इससे सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से समायोजन करना चाहिए। तो इसी में कोर पॉइंट में हम लोग देखेंगे सार्वजनिक जीवन के मानक और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोलन जो समिति बनाई गई थी उसकी सिफारिशें क्या थी, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सेकेंड एआरसी की सिफारिश क्या की गई थी, भ्रष्टाचार में भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानूनी और नियामक ढांचे कौन कौन से हैं। तो सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, अर्थात भ्रष्टाचार के मामले की जांच करेंगे। फिर 2 वर्ष में जीडीपी का 20% होगा डिजिटल इकोनॉमी। तो कैसे डिजिटल इकोनॉमी बढ़ रहा है, यह भारत के जीडीपी में कैसे महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है, इन सारे तथ्यों की पीटी और मेंस के एस्पेक्ट से देखेंगे। पीटी फैक्ट में देखेंगे वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस जो मादुरो हैं वो जीत दर्ज किए हैं, विजेता घोषित हुए हैं। तो अगले राष्ट्रपति वेनेजुएला का ये बनेंगे। भारत करेगा 2025 में T20 एशिया कप की मेज़बानी। तो पीटी फैक्ट एस्पेक्ट से इसे देखेंगे। रक्षा क्षेत्र के मामले में भारत 4थे स्थान पर है। बजटीय आवंटन किया गया है, क्या क्या किया गया, इस सारे तथ्यों को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के संपादकीय महत्वपूर्ण है, उसे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। वित्तीय अनुशासन और जन कल्याण में समन्वय, आर्थिक सुधारों पर जो बेरोजगारी जो बरक्स है किस प्रकार से प्रभावी रहा है, बेरोजगारी कैसे हमारे प्रगति विकास के मानकों को कैसे प्रभावित करता है, इन सारे आयामों की चर्चा करेंगे और हम क्लास को एंड करेंगे। तो अंतिम तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिएगा। इस बार कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल सभी जगह लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक के माध्यम से ही हमारा ऐप डाउनलोड होगा। फिर उसके बाद यह वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको सारी सुविधा दी गई है। जब लाइक से सब्सक्राइब हो जाता है तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, पुश कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट आपका समय लूँगा, जिसमें देखिए 70 बीपीएससी के टारगेट बैच 1 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें हम लोग मॉड्यूल क्लास डिस्कशन क्लास 1 आवर का डेली चलाया जाएगा। टॉपिक फटाफट रिविजन सीरीज हम लोग रखे हैं इसका नाम, और 30 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा 9 PM में। तो इसके लिए 599 पैकेज था जो बेस्ट पैकेज है, उस पर ऑफर के साथ आपको 299 में उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऑफर मात्र 7 अगस्त तक उपलब्ध होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग सब क्या कीजिए, परचेज कर लीजिए पैकेज को, ताकि हम न्यूनतम शुल्क के साथ सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकें। कोई क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। देखिए टॉपिक क्या रखा गया है, प्रत्येक टॉपिक में उन सारे टॉपिकों को शामिल कर लिया गया है जो आपके लिए एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। यह केवल टारगेट बीपीएससी के लिए ही ध्यान रखिए। अगर यूपीपीसीएस दे रहे हैं, एमपीपीसीएस दे रहे हैं, आरएस दे रहे हैं या अन्य कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पर हमको शॉर्ट टर्म में चीज़ें रिवाइज करने की आवश्यकता होती है, उसके लिए भी उपयोगी होगा। तो केवल बीपीएससी का बच्चा ये सोच के ना ले, अन्य स्टेट का बच्चा कि केवल बीपीएससी का कोर्स है, इसमें हम होलिस्टिक जानकारी आपको फास्ट फॉरवर्ड में देंगे। इसी तरह मध्यकालीन का विषय क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद आधुनिक भारत का क्या टॉपिक होगा आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान के कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, फुल डिस्कशन होगी। भौतिक विज्ञान अर्थात हम
जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सभी पर चर्चा हम जो जो निर्धारित टॉपिक यहाँ दिख रहा है सब पर चर्चा होगी। अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में हम इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सारे टॉपिक जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा होगी, जहाँ से बार बार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन टॉपिकों से PYQ को मिला सकते हैं। PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फिर हम विविध में देखेंगे, अनविविध सामग्री में, जैसे पर्यावरण, इकोलॉजी एंड जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी होता है उस पर हम बात करेंगे। उन सारे टॉपिकों की चर्चा करेंगे, साथ प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों की भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग जरूर इससे जुड़िएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वाड की बैठक, जो विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है उसमें चीन के साथ अच्छे नहीं है भारत के संबंध। इसके साथ साथ बात हो रही है क्या कि क्वाड देशों को क्या करना। क्वाड देशों का चीन का संदेश है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही। अब बात क्या हो रहा है कि देखिए बढ़ते चीन की आक्रामकता नीति, जहाँ पर आक्रामकता नीति में वो क्या करता है, आर्थिक रूप से क्या कर रहा है, देशों को गुलाम बनाने का प्रयास कर रहा है। राजनीतिक रूप से क्या कर रहा है, गठजोड़ बना रहा है, जहाँ पर वो अलग ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही साथ सरकारों को ऋण जाल में फंसा कर क्या करता है, उसे ब्लैकमेलिंग का कॉन्सेप्ट दे रहा है, ताकि देखिए राज्य के संप्रभुता की समस्या को जन्म दे रहा है। तो यह सभी समस्या होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए भारत ये आपका हिंद महासागर है, आपको दक्षिण पूर्व एशिया यह है, यहाँ से दक्षिणी चीन सागर यह है, यहाँ से वो क्या करता है, यहाँ से जाने के लिए दक्षिणी चीन सागर को प्रभावित कर रहा है या रूट को प्रभावित कर रहा है, साथ ही प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने अवसरों की तलाश कर रहा है। यह देखिए, इन संदर्भों को समझने का प्रयास तब तक नहीं किया जा सकता है जब हम राष्ट्रीय हितों में संदर्भ में बात कर नहीं करें। राष्ट्रीय हित सबके अपने अपने राष्ट्रों के अनुसार अलग अलग होते हैं, अपने अपने राष्ट्रों के साथ हित अपने अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं चीन गलत कर रहा, चीन अपने राष्ट्रीय हितों में उससे जो बेहतर लग रहा है वो कर रहा है। पर यहाँ पर बात होता है जब लोकतांत्रिक रूप से हम बात करते हैं ना, तो लोकतांत्रिक रूप से संतुलन की आवश्यकता होती है। हम संतुलन कैसे स्थापित करने, अपने राष्ट्रीय हितों को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हुए दूसरे की संप्रभुता, स्वतंत्रता को हम कैसे बचाए रख सकते हैं, ये लोकतांत्रिक संतुलन की आवश्यकता होती है। यही चीज़ नहीं कर पाता, पर राष्ट्रीय हित में वो अपनी गति और प्रगति कर रहा है। जैसे अमेरिका कर रहा था, जब अमेरिका से पहले यूरोपियन कंट्री कर रहे थे, वैसे ही चीन कर रहा है। पर चीन के और अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के विकास के क्रम में जो आक्रामक नीति होता है वो अलग प्रवृत्ति का। यह हमेशा क्या करता है, साम्यवादी प्रवृत्ति के तहत सरकार की स्वतंत्रता को ही समाप्त करने का प्रयास करता है चीन का जो विदेश नीति होता है। जैसे तिब्बत का आप उदाहरण ले सकते हैं, ताइवान का उदाहरण ले सकते हैं, श्रीलंका का उदाहरण ले सकते हैं, मालदीव का उदाहरण ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको, वियतनाम के इशू को ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने चाहिए। जब भारत की इस संदर्भ में बातें चल रही है तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या, क्वाड क्या होता है, यह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यह पीटी के स्तर पर भी, मेंस के स्तर पर भी। मेंस में आपको ध्यान रखना है। साथ ही से संबंधित संयुक्त अभ्यास क्या होता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही मेंस में बदलते स्वरूप के साथ जो मांग और डिमांड क्या है, क्वाड का डिमांड और सप्लाई क्या कर रहा है, उसके संदर्भ में प्रश्न पूछ सकता है। इसमें भारतीय हित को प्रश्न पूछ सकता है। क्वाड कैसे आपको वैश्विक रूप से एक सैन्य संगठन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे, कुछ भारत के पड़ोसी देशों के द्वारा और कुछ अन्य राष्ट्रों के द्वारा। तो कैसे ये सैन्य संगठन के रूप में परिवर्तित हो रहा है, इन सारे मुद्दों से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात देखिए, यहाँ पर जब भी बात होगी भारत के व्यवस्था की स्वतंत्रता, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों, देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए, ऐसी बातें आपको लगातार भारत के तरफ से यह की जाती रहेगी। क्योंकि भारत क्या करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, समग्र विकास की बात करता है और संप्रभुता की हमेशा बात कर रहा है। वो आज़ादी से 1947 से भारत यही बात लगातार करता रहा है कि दूसरे देशों के पड़ोसी, हमको गुजरात सिद्धांत की बात कर ले, उससे पहले आपको हमारा पंसिल समझौता की बात कर ले, या हमारा वाजपेयी सिद्धांत की बात कर ले, सभी में हमने क्या किया है कि पड़ोसियों की क्या की है, संप्रभुता की बात की है, उसकी स्वतंत्रता की बात की है, उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। तो इन संदर्भों में हमें समझने की आवश्यकता होगी। आगे हम चलिए टॉपिक पर बात करेंगे। क्वाड क्या है, सबसे पहले आप लोग को यह ध्यान में रखना है, क्वाड कुछ नहीं, 4 देशों के बीच एक आपसी अनौपचारिक संगठन का नाम है जो
क्या कर रहा है, इंडियन ओशियन है और पैसिफिक प्रशांत के बीच का जो दूरी के बीच जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, कूटनीतिक तरीके से, इन सभी मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है। यह हम 2000 शुरुआती दौर से देख रहे हैं, 2000 जब शिंजो आबे की कहानियां चल रही थी उस समय से लेकर वर्तमान तक। तो इन सारे तथ्यों की जांच की, इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है, चीन जो यह है, चीन के आक्रामक नीति को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आक्रामक नीति मैंने अभी चर्चा किया चीन का क्या है, उन सारे मुद्दों को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे हम बात करेंगे। देखिए क्वाड समूह के संदर्भ में बात करें, क्वाड भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान का एक समूह है, हम जिसमें बात करते हैं कि सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है, निर्बाध समुद्री व्यापार, सुरक्षा के साझा हित को भी समर्थन करते हैं, इसलिए आपसी गठजोड़ बना हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, मुक्त और स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक सुनिश्चित करना, इसका समर्थन करना। मैंने अभी क्या बोला, इन क्षेत्रों का क्या करना है, मुक्त व्यापार, स्पष्ट हमारे कूटनीतिक चालें हों, समृद्ध होगा यह चीज़ें, तो इंडो पैसिफिक को हमको क्या करना है, बाधा मुक्त बनाए रखना है। अब क्वाड का विचार सबसे पहले 2007 में आया, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, इनके वैचारिक मन था, हाल ही में इनकी हत्या हो गई है, गोली मार दी गई थी जनसभा में। तो आपको बताना इनकी हत्या कब की गई थी, शिंजो आबे की। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया स्वयं को इससे दूर कर लिया था। फिर पुनः 2017 में वापस आते हैं और एक समूह बनाते, भारत ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ मिलकर एक चतुर्भुज 4 कोनों पर टिका हुआ देश, जहां पर हम चतुर्भुज के संदर्भ में या क्वाड्रिलियल संगठन हम इसे बोलते हैं, तो इन संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेटिक्स व तीसरा क्वाड सम्मेलन 2023 जापान में हुआ था, जहां हिरोशिमा की बात हो रही है, 20 मई 2023 को हुआ था। ये पीटी फैक्ट याद रखिएगा। जब तक अगला बैठक नवंबर में शायद हो सकता है भारत में होगा, ध्यान रखिएगा भारत में होगा, अभी इसका डेट हो सकता है फरवरी में होना था जो नहीं हो सका, पर जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव होंगे अमेरिका में उसके बाद इसकी बैठकें आयोजित हो जाएंगी। तो तब तक जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए यही तीसरा सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वाड सम्मेलन। तो ध्यान रखिएगा 20 मई 2023 को हिरोशिमा में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन, इनका नाम याद रखिएगा। चर्चा में यह हमेशा है, राष्ट्रपति चुनाव चल रहा, वापसी ले लिए, इनको कौन से संक्रमण से प्रभावित थे, उम्रदराज से जिसके कारण थे, विवाद, ये सब याद रखिएगा। तीसरे क्वाड शिखर सम्मेलन की बात हुई थी, सम्मेलन में भाग लिया। मुद्दा क्या रहा था इस सम्मेलन का, तो सबसे पहले याद रखिएगा भारत प्रशांत क्षेत्र में विकास के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिनमें साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक हितों की पुष्टि की गई। कुछ शब्दों को दम याद रखिए आप लोग, जैसे शब्द लोकतांत्रिक मूल्य और राजनीतिक हित कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे मुद्दों को जोड़ते हैं विषयगत समस्याओं के साथ, विषयगत जो हमारा ट्रेंड रहता है, डिमांड रहता है, उसके अनुसार। इसके लिए आपको इन सब शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, मुझे हंसी लग रही थी, वो बोल रहे थे सर बार बार एक ही शब्द क्यों बोलते हैं, क्या यह प्रश्न यूपीएससी में या एग्ज़ाम में आएगा, सीधा सा ये बात उनके द्वारा बोला जाता है। उस बच्चे को किसी बच्ची ने कमेंट किया, पर ध्यान रखिएगा आपको इन चीज़ों से भटकना नहीं है। मैं सीधा और स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, PYQ को मिलाइए PT लेवल पर, मेंस लेवल पर। अगर मेरे कंटेंट उससे टैली हो रहे हैं तो ज़रूर आंख बंद करके पढ़िए और विश्वास रखिए। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर दूसरे प्लेटफॉर्म को पकड़ सकते हैं उसको, अगर वो आपको सॉल्व करा रहा है तो। पर मैं जब से कर रहा हूँ, आपको PT और मेंस लेवल पर ये चीज़ें इशू नहीं होंगी। मैं आप पर ही डिसीजन छोड़ता हूँ। मैं क्यों बताऊँगा कि ये क्वेश्चन लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है। आपको अधिकारी बनना, आपको अपने सपने पूरे करना है, अपने माँ बाप के सपने पूरा करना है, तो आपको कम से कम इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना कि आपको PYQ से क्या करना है, टॉपिक को टैली कराना है। और चीज़ें देखिए, जब इस प्रकार के मैसेज आते हैं ना, तो आप लोग पॉजिटिव मैसेज ज़रूर लिखिए कि कब से आप चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आप में सुधार क्या हो रहा है, अभी एक मैंने कुछ दिन पहले ही पोल डाला था जिसमें
3% बच्चे ऐसे हैं जिनमें सुधार आपको 75 से लेकर 95% के बीच हुआ है। अगर ये सुधार हो रहा है बच्चों में, इतने प्रतिशत बच्चे, अगर 100 बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं जिसमें 73 बच्चे ये मानते हैं कि उनमें जो चीज़ें थी पहले 75 से 95% सुधार हुआ है, तो मैं किसी और नेगेटिव व्यू को नहीं देखना चाहता। पर आपको यह सपोर्ट करने की आवश्यकता है कि ये सब चीज़ें नहीं हो। जब भी घुसपैठिए घुसते हैं उनका जवाब होना चाहिए, क्योंकि जब तक खुल का आप लोग नहीं बोलिएगा तो चीज़ें नहीं हो पाती है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, एक मुक्त और खुले समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र की बात करता अपने दृष्टिकोण के तहत उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान। यह शब्द याद रखिएगा, जब भी भारत के तरफ से कुछ बातें होंगी इन्हीं कुछ शब्दों की बात वो करेगा, इसलिए ये शब्द याद कर लीजिए। जितनी बैठकें होंगी, जो भी सम्मेलन होगा, उनमें कुछ ये सब हमेशा वो चर्चा करता है। फिर इस संदर्भ में क्वाड जो राजनेता दृष्टिकोण वक्तव्य जारी किया है, जिसमें भारत प्रशांत क्षेत्र में अस्थायी भागीदारी जारी किया गया, जिसके सैद्धांतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करता, अर्थात अस्थायी भागीदारी हम लोग कैसे सुनिश्चित कर सकें, इसके लिए बात हुई थी कि तृतीय क्वाड सम्मेलन में। फिर जो भारत प्रशांत क्षेत्र है, सहनीयता और समृद्धि को मजबूत बनाने के लिए राजनेताओं ने निम्नलिखित पहलों की घोषणा की, जो क्षेत्र विकास के प्राथमिकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। तो ये कम से कम आपको याद रखना है कि तृतीय क्वाड शिखर सम्मेलन था, उसकी महत्वपूर्ण घोषणा क्या क्या थी। तो पहला याद रखना है कि स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति पहल को बहाल करने की बात की गई थी, अनुसंधान करने की बात की, विकास में सुविधा प्रदान करने की बात हुई थी। इस क्षेत्र में, भारत प्रशांत क्षेत्र में, अर्थात हिंद, जब भी भारत बात होगी तो हिंद प्रशांत क्षेत्र समझने का प्रयास कीजिएगा, क्लियर? नहीं तो भारत को अलग से मत जोड़ लीजिएगा, या प्रश्न कहीं भी होंगे भारत प्रशांत क्षेत्र का कहने का अर्थ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऊर्जा स्रोतों को बदलाव करने की बात की, जहाँ पर हम जो जीवाश्म ईंधन से बदल कर आपको क्या करना है, गैर जीवाश्म ईंधनों को तक पहुंचना है। इनके तहत हम स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की बात करते हैं, जुड़ाव की बात करते हैं, मार्गदर्शन की बात करते हैं, स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति की बात करते हैं। क्वाड सिद्धांतों की मंजूरी दी गई। जब भी स्वच्छ ऊर्जा की बात होगी, 2-3 चीज़ें याद रखनी। पहले आपको पंचामृत योजना याद रखना। पंचामृत भारत का संकल्प क्या है, एक। फिर आपको हमारा सौर गठबंधन बनाया गया है, सौर गठबंधन बनाया गया है, भारत और फ्रांस की मदद से बनाया गया, तो उनके सारे एस्पेक्ट आपको पता होना चाहिए। तीसरा इसमें क्या याद रहना चाहिए कि यूएन में इसके संदर्भ में, स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में सतत विकास क्या है, सतत विकास लक्ष्य क्या है, कितना पॉइंट है। ये 3 पॉइंट आपको याद होना जब भी स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति की बात होगी, स्वच्छ ऊर्जा की बात होगी, भविष्य की ऊर्जा की बात होगी। तो क्लियर है, जबकि मैंने इन सारे मुद्दों पर चर्चा कर रखा है। अब है क्वाड अवसंरचना फेलोशिप कार्यक्रम, क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप कार्यक्रम की बात हुई, जिसमें नीति निर्माताओं, इसके कार्य से जुड़े लोग अस्थायी और व्यावसायिक अवसंरचना डिजाइन, निर्माण, प्रबंधन समर्थन करने का प्रदान करेगा। ऐसी बातें की गई। महत्वपूर्ण नेटवर्कों को सुरक्षित और विविध बनाने की बात, जैसे केबल के डिजाइन, निर्माण, बिछाने, रखरखाव, क्वाड समूह सामूहिक विशेषता की केबल संचार और सहनीयता की बात करें। अर्थात कहने का मतलब, जब हम 4 देशों की बात कर रहे हैं ना, 4 देश मान लीजिए, 4 कोने पर जो देश है, हिंद और प्रशांत में हम लोग जब संचार के लिए केबल बिछाते हैं समुद्र में, उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, तीव्र कैसे किया जाए आवागमन को, इसके लिए हम संचार डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। प्रशांत क्षेत्र में पहली बार पलाऊ के छोटे पैमाने पर जो ORAN तैनात की गई, अर्थात के लिए क्वाड समर्थन दिया गया। उन्होंने खुले स्वसंचालित सुरक्षित टेलीकॉम प्लेटफॉर्म निवेश की बात की, जो आपको ORAN सुरक्षा रिपोर्ट के तहत जारी किया गया। इसमें क्वाड नेटवर्क जो दृष्टिकोण अपनाया गया, निजी क्षेत्रों के प्लेटफॉर्म भागीदारी की बात की गई। अब है प्रशांत, जो भारत प्रशांत साझेदारी की बात की गई। फिर दक्षिण पूर्व प्रशांत जो क्षेत्र है उसके साथ डेटा साझा करने की बात की, ताकि हम एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें, नवीन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, अवसरों को तलाश सके। ये सब चीज़ों के लिए हम भागीदारी करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा प्रकाश डाला गया कि मांग संचालित विकास सहयोग के प्रति भारत के दृष्टिकोण कैसे इन प्रयासों में योगदान दे सकता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है मेंस का, ध्यान रखिएगा, या इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत का जो दृष्टिकोण है मांग संचालित विकास सहयोग के
प्रति भारत का दृष्टिकोण कैसे इन प्रयासों को योगदान दे रहा है, क्वाड के संदर्भ में पूछ सकता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे डिमांड बदले हैं 2007 से लेकर 2024 तक, या आने वाले 24 के बाद से 24 के बाद बैठकें होंगी, उसके बाद 30 तक कैसे हम लोग बात करेंगे, 47 तक कैसे भारत का मांग बढ़ेगा इन क्षेत्रों के लिए, मांग संचालित विकास सहयोग, विकास के संदर्भ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में, समग्र विकास के संदर्भ में, सतत विकास के संदर्भ में। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, एक व्यापक दृष्टिकोण आपसे प्रश्न के तौर पर पूछी जा सकती है। तो इसके लिए ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नाटो से इसकी तुलना क्यों की जाती है। तो याद रखिएगा 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास 4 देशों के बीच किया जाता है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री पूर्व सीए जो निदेशक थे माइक पोम्पियो, सुरक्षा जो अमेरिका के पूर्व CIA निदेशक थे, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को साझा सुरक्षा और भू राजनीतिक लक्ष्यों के साथ एशियाई नाटो में बदलने की चर्चा की थी। इनके वक्तव्य से ही इसके संदर्भ में, क्वाड के संदर्भ में एशियाई नाटो का कॉन्सेप्ट आया, अर्थात क्वाड को नाटो के रूप में परिवर्तित करने की बात की जाती है। जैसे ही नाटो का समग्र चर्चा होगा, तो जैसे ही यूरोप में विविध और रूस के साथ विवाद चल रहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए क्या बोलता है, रूस बोल रहा है कि नहीं शामिल होना क्योंकि हमसे भूमि साझा करती है। तो इस तरीके से क्या होता है, सीमा साझा करती है, और यूक्रेन क्या का दबाव है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है अमेरिकी दबाव के कारण या उसके कूटनीतिक चालों के वजह से। तो देखिए जैसे ही परस्पर सीमाएं विरोध के कारण बनते हैं ना, तो विवाद क्रिएट होता है। जैसे ही अब चर्चा हुई 2020 में कि एशियाई नाटो के संदर्भ में, तो भारत के जितने छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं उनमें खलबली मच गई कि भारत, जैसे ही भारत में भी यह कॉन्सेप्ट, भारत जैसे देशों में कॉन्सेप्ट आएगा जो पहले अस्तित्व की बात करता था, फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता था, फिर उसके बाद संप्रभुता की बात करता था, वो कहीं नाटो प्रभाव में आके, नाटो के प्रभाव में आके अपने विदेश नीति में कुछ परिवर्तन ना कर दे और हमारा शोषण इसके परिवेश में ना होने लगे, ऐसी बातें की जाने लगी। तो इसी संदर्भ में यह एशियाई नाटो का जो अंबार शुरू हुआ, डर शुरू हुआ, या राक्षस रूपी जो प्रवृत्ति बदली, वो संदर्भ समझने की बात है। और यहाँ पर 2020 में यहीं से प्रश्न यूपीएससी ने पूछ डाला, 20 में चर्चा हुई, 20 में प्रश्न आ गया। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, प्रश्न का कॉन्सेप्ट जैसे कैसे बनता है, आप लोगों को समय के साथ जुड़े रहने से, विषय के साथ जुड़े रहने से ही प्राप्त होगा। अब इसने क्या किया, साउथ चाइना सी मॉर्निंग पोस्ट में एक टिप्पणी आई, क्वाड सदस्यों की मुलाकात की उसके लिए, फिर उसके बाद चीन के उदय के खिलाफ एक कवच के तौर पर इसको प्रस्तुत किया गया। क्वाड का जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास था, उसके बाद जो परिस्थितियां उभरी, तो इसके पीछे इतिहास की घड़ी के पीछे ले जाने का प्रयास को बताया, राजनीतिक अवधारणा की बात की गई। श्रीलंका विदेश सचिव अक्टूबर 2020 में हिंद प्रशांत में क्वाड सैनिकरण को लेकर चिंता जताई, तो यह भी कहीं विवाद क्रिएट होता है। फिर क्योंकि उस समय श्रीलंका चीन के प्रभाव में था, तो इन सब चीज़ों को समझने के उसी समय जापान, अमेरिका, कनाडा के अक्टूबर में क्लीन स्क्वाड नामक एक संयुक्त नौसेना अभ्यास किया, जो उस वर्ष ताइवान जलडमरू में कई कनाडाई नौसैनिक अभ्यास में था, जिसके साथ कोटियो में जो टोक्यो है राजनयिक बैठकें हुई। हालांकि बैठकें कोई संयुक्त बयान नहीं निकला, पर इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने टोक्यो यात्रा की और ऑस्ट्रेलिया और जापान सैद्धांतिक रूप से एक रक्षा समझौता सहमत हुए, जिससे सैन्य संबंध बढ़ेंगे। तो यह सब जो घटना हुई ना कालक्रम में, तो यह एशियाई नाटो का कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत धीरे धीरे करने लगा। अब 2021 में बांग्लादेश में चीनी राजदूत ली जिमिंग बांग्लादेश के क्वाड में शामिल न होने की चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करने से कोई भी प्रयास चीन के साथ संबंधों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ चीन को खलबली इसी संदर्भ में उठी और यह खुले मंचों पर धमकियां देने लगा बांग्लादेश जैसे देशों को। अब राजदूत क्वाड को चीन के पुनरुत्थान के खिलाफ लक्षित और सैन्य गठबंधन के रूप में वर्णित किया। तो यहाँ नाटो के संदर्भ में ही चर्चा कर रहा था कि चीन के पुनरुत्थान का दौर चल रहा है, उसमें यह लक्षित क्या है, एक सैन्य गठबंधन है। जैसे रूस के संदर्भ में नाटो को देखा जाता, वैसे ही चीन के संदर्भ में क्वाड को देखा जाने लगा। तो इसी तरह बांग्लादेश के भीतर इन टिप्पणियों को बांग्लादेश की संप्रभुता का उल्लंघन करने के लिए सरकार और अन्य लोगों ने दोनों की आलोचना की। विवाद के बाद ली जिनमिंग ने क्या किया, अपने बयान को वापस ले लिया। कहा यह केवल इस मुद्दे पर अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त किए, पर इन्होंने क्या किया, एक भ्रम और एक दंश छोड़ दिया, होता ना जहर, विचारों में जहर छोड़ दिया। इसी के बाद एशियाई नाटो का कॉन्सेप्ट और भी बृहद रूप से
क्या हुआ, संकल्पित हो गया। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय राजदूत के बचाव करता हुआ दिखाई दिया और सुरक्षा हुआ जो चुनयिंग ने कहा कि हम सभी जानते हैं क्वाड किस तरह का तंत्र है, अर्थात उनका भी अस्पष्ट रूप से यही बातें बोली जा रही कि स्पष्ट रूप से जो बातें उभर कर सामने आई है ना, वही कॉन्सेप्ट वर्तमान में क्वाड के संदर्भ में। चीन कुछ देशों के साथ विशेष गुट बनाने, चीन को एक चुनौती के रूप में चिन्हित करने, क्षेत्रीय क्षेत्रों में चीन के साथ कलह पैदा करने के प्रयास का विरोध करता है, ऐसी बातें उभर कर सामने आई। यह 2021-22 के संदर्भ में बातें सब हो रही हैं। वर्तमान में भी 2023 में भी इसकी चर्चाएँ हुई थी, जब मालाबार नौसेना अभ्यास होता उसमें इसकी चर्चा होती, या किसी प्रकार का आपसी सैन्य गठबंधन होगा, इस दौरान सभी एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय संबंध भी स्थापित करेंगे। तो चीन को ऐसा प्रभाव दिखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, मेंस का आज का प्रश्न है, चतुर्थ जो सुरक्षा का संवाद जिसे हम क्वाड बोलते हैं, वर्तमान समय में स्वयं को एक सैन्य गठबंधन से व्यापार गुट के रूप में परिवर्तित कर रहा है। सैन्य गठबंधन से व्यापार गुट में परिवर्तित कर रहा है। हालांकि मांग संचालित विकास सहयोग के प्रति भारत का दृष्टिकोण को स्पष्ट करे, ऐसा प्रश्न पूछा गया। शब्द सीमा है 250। ध्यान रखिएगा, यह जो प्रश्न है आपको यहाँ तक पूछा गया, आपको 2020 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में। यहाँ पर मैंने वर्तमान संदर्भ को जोड़ दिया है, तो दोनों के संदर्भ में आपको 250 शब्दों में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। उत्तर कहाँ देना, इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पर, जहाँ पर ओपन युक्ति आई ओपन चैट नाम का एक है, ओपन चैट, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको भेजे गए हैं, पिन किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इससे ज्वाइन करके आंसर भेज सकते हैं, PDF भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यह वीडियो जो एनालिसिस का वीडियो हिंदी न्यूज़पेपर का, वो यूट्यूब का बिल्कुल फ्री है, इसके लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ता। पर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट की पॉइंट प्राप्त करने के लिए, प्लस आपको वीकली जो टेस्ट होता है संडे को, उसमें भाग लेने के लिए आपको 599 रुपये का 1 ईयर वैलिडिटी के साथ उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें टैक्स भी शामिल है, जिसमें 612 अप्रॉक्स आपको पड़ेगा। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। 1 साल तक आप करेंट के PT मेंस इंटरव्यू ओरिएंट कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे दावे करने से कुछ नहीं होगा, आप PYQ से मेरे टॉपिक को मिलाइए, कम से कम 1 माह का मिला लीजिए, आपके सारे भ्रम, आपके सारे जो अंदर की डर है ना, समाप्त हो जाए। क्या इतना आसान करंट को चीज़ों को किया जा सकता है आसान तरीके से? केवल रेगुलर रहना है, जो चीज़ें बताई जाती है उतना काम कर लेना है। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए 14 साल का जेल हुआ है जो असम लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। देखिए मामला है कि 14 साल का जेल हुआ है, यह बहुत अच्छा नज़ीर पेश करने वाला है। तो क्या ये नज़ीर पेश करने वाला केवल असम तक सीमित होना चाहिए, या बढ़ते जो दबाव के कारण पेपर लीक हो रहे हैं, अभी हाल ही में नीट पेपर की बात कर ले, किसी भी एग्ज़ाम का UGC नेट की पेपर की बात कर ले, या बिहार में हम पेपर लीक की बात कर ले, झारखंड में पेपर लीक की बात कर ले, तो यहाँ पर क्या जवाबदेही होनी चाहिए संस्थाओं का, जवाबदेही क्या होनी चाहिए, प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, फिर हम वस्तुनिष्ठ रूप से कैसे समस्याओं का समाधान कर सकते, इसके संदर्भ में दृष्टिकोण होनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि हम केवल संस्थाओं को ही केवल जवाबदेह नहीं मानेंगे, केवल दोष नहीं मानेंगे, उसके लिए हम क्या स्वयं में नैतिक हैं, स्वयं में विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी आपके आस पड़ोस में जो सेलेक्ट होते हैं, जब उनकी स्थिति आप जानते हैं, तो क्या आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, यहाँ तक के मामले देखे जा सकते हैं। पर ऐसे जो सज़ा का प्रावधान है आपको हर राज्य में आपको लागू करनी चाहिए। किसी भी पूर्व अध्यक्ष हो, वर्तमान अध्यक्ष हो, या किसी भी सदस्य मेंबर या स्टाफ की बात हो रही, उनको कठोर से कठोर सज़ा देने का प्रावधान विभिन्न राज्यों में लागू होनी चाहिए, या कठोरता के साथ इसे पालन भी करनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जब आप इस प्रकार का जब धांधली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, केवल किसी विद्यार्थी का 1 वर्ष नहीं खराब होता है, उसके साथ उसके लगन के जितने भी वर्ष लगे हैं वो खराब होते हैं। दूसरा, संसाधन जो लगाया वो खराब होता है, संसाधन समाप्त हो जाता है, सपने टूटते हैं,
सपने टूटते, उन्हें उसमें मानसिक विकार पैदा हो जाता है, मानसिक विकार पैदा होता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पर ये कुछ अवसरवादी लोग क्या कर रहे हैं, अवसरवादी लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। यह चीज़ें बताई जाएगी, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करें इसके कंटेंट पर कि इसके कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सार्वजनिक जीवन की बात हो, उसके मानक और भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए लोलन समिति अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम, मैं अमेरिका बोल दिया था, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में लोलन समिति भ्रष्टाचार 1995 में गठित की गई थी, जहां पर हम सार्वजनिक पदाधिकारी की बात करते हैं, अधिकारियों की बात करते हैं, सिविल सेवकों की बात करते हैं, उसके बाद नौकरशाहों, नागरिक समाज, नागरिकों द्वारा शामिल किए जाने 7 नैतिक मूल्यों की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो आप इस 7 को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, यह आपके मेंस में काम देगा, एथिक्स के पेपर में, या कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हैं उसमें इसकी झलक नहीं होगी इन 7 कंटेंट की, तो आपके उत्तर को बेहतर नहीं समझा जाएगा, उत्तर को बेहतर नहीं समझा जाएगा, कहीं ना कहीं किसी प्रभाव से युक्त समझा जाएगा। तीसरा, इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपसे यह 7 नैतिक मूल्य आपके व्यक्तित्व में होना चाहिए, यह स्पष्ट रूप से सामने वाले बोर्ड को दिखना चाहिए। इसलिए 7 नैतिक मूल्य है ना, अच्छे से याद रखिएगा। जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता, सिलेक्शन के बाद भी जब आप काम करने लगते हैं तो आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इन 7 नैतिक मूल्यों को आप संविधान की प्रस्तावना, संविधान को जैसे याद करते हैं वैसे याद करना है। जैसे निस्वार्थ की बात की गई थी, सार्वजनिक अधिकारियों, नौकरशाहों को लोकहित के संदर्भ में निर्णय लेने चाहिए निस्वार्थ भाव से, किसी प्रकार का भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, हमारा दोस्त तुम्हारा दोस्त कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सत्यनिष्ठा की बात होती है, नौकरशाहों को ऐसे किसी वित्तीय या अन्य दायित्वों के अधीन बाहरी व्यक्तियों, संगठनों के तहत नहीं होना चाहिए जिससे उनके अधिकारी कर्तव्य प्रभावित हो, तो इसके लिए सत्यनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता अर्थात सार्वजनिक कामकाज, नियुक्तियों, अनुबंध, पुरस्कार और लाभ के लिए लोगों की सिफारिशें करने के लिए नौकरशाही को योग्यता के आधार पर बनाए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ रूप से हमें आचरण करने की आवश्यकता है। यह केवल नौकरशाहों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी सार्वजनिक जीवन जितने लोग जुड़े हुए उनकी बात हो रही है। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। वस्तुनिष्ठ जैसे ये होगा, जवाबदेहिता की बात होगी। देखिए यहाँ नीचे थोड़ा चला आया है फॉन्ट एरर के कारण। तो नौकरशाहियों को निर्णय कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, अपने पदों के भीतर क्या समीक्षा के अधीन रखना चाहिए, अर्थात जवाबदेही प्रवृत्ति आपको होनी चाहिए, जवाबदेही प्रवृत्ति। ऐसा नहीं कि अधिकारी आप बन गए, समाज में बृहद व्यापक महत्व रखते हैं तो आप तानाशाह बन जाइए। आपसे कोई पूछने आता है, समस्या लेकर आता है, तो अपनी 100% जवाबदेहिता के साथ उस व्यक्ति विशेष का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आप में जवाबदेहिता के कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाता है, देखा जाता है। खुलापन होना चाहिए, वैचारिक रूप से नौकरशाहों के सभी निर्णय कार्यों के खुलापन होना चाहिए, अपने निर्णय का स्पष्ट कारण देने चाहिए, सूचना संबंधी प्रतिबंध और व्यापक हित में चर्चा होनी चाहिए, आवश्यकता होती है, अर्थात खुलेपन, भाई भतीजावाद, जात पात, ऊंच नीच के कॉन्सेप्ट से दूर होना चाहिए। फिर उसके बाद शैक्षणिकवाद से, अर्थात शैक्षणिकवाद कहने का मतलब वामपंथ, राष्ट्रवाद, इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट चलते हैं उनके बीच में ये सब विचार नहीं होना चाहिए। वो खुलापन, केवल शासन प्रशासन एक वादी आपके पास आता है, आपसे कुछ काम कराना चाहता है, तो इस वादी को संपूर्ण संतुष्टि होनी चाहिए सरकार के प्रतिनिधि से, क्योंकि सरकार का वास्तविक धरातल पर प्रतिनिधि एक ऑफिस में बैठा व्यक्ति ही होता है। तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। ईमानदारी होनी चाहिए, नौकरशाही का ये दायित्व होना चाहिए, सार्वजनिक कर्तव्यों को संबंधित अपने हितों की घोषणा करे और ऐसे कोई किसी विरोध समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए, सार्वजनिक हितों की रक्षा करे, बाधक हो, इसके लिए ईमानदारी प्रवृत्ति से अपने कार्यों को, दायित्व को निर्वहन करना चाहिए। नेतृत्व के संदर्भ में बात होती है, नौकरशाहों को अपने नेतृत्व के द्वारा उदाहरण पेश करने चाहिए, उनके सिद्धांतों को विकसित करने, उसका समर्थन करना चाहिए, उनको और भी अवसर देने की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट है भ्रष्टाचार निपटने के लिए ARC की सिफारिश है। देखिए ये सब जो 7 आपको मैंने अभी बताया ना, 7 चीज़ें बताई, तो इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसको हमेशा याद रखना है, मेंस और इंटरव्यू, और जब भी आप या सिलेक्शन हो जाए उसके बाद भी इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आपके सेवा काल में सब चीज़ें देखने झलकेगा तो ही आपका प्रमोशन अच्छे तरीके से होगा, इसलिए अभी ही याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए ARC का रिपोर्ट आया था, कुछ बातें चर्चा हुई थी भ्रष्टाचार के मामले में।
तो देखिए भ्रष्टाचार जो दूसरा एआरसी जब आया था 31 अगस्त 2005 में, तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से इसे जानते थे। भ्रष्टाचार मुद्दे पर संबंधित करते हुए सार्वजनिक प्रशासन में अखंडता और दक्षता सुधारने के लिए व्यापक सिफारिशें की थी। उद्देश्य था भ्रष्टाचार को रोकना, सरकारी कार्यों को पारदर्शी और जवाबदेही बनाना। तो मुख्य सिफारिशें कुछ की गई थी जिसमें हम चर्चा कर लेंगे। भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करना, इनका सबसे इम्पोर्टेंट था कि भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करना। इसके लिए क्या किया जाता था, ये सेकेंड एआरसी की बात है। जैसे व्यूस ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014, दूसरे एआरसी जो व्यूस ब्लोअर होते हैं अर्थात जो किसी भ्रष्टाचार के बताने वाले लोग होते हैं उनको यह बोला जाता है विसिल ब्लोअर। इसे ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सभ्यता से लिया गया पश्चिमी कॉन्सेप्ट है विसिल ब्लोअर, हम इसे लोकपाल के तौर पर भी जानते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। सुरक्षा के प्रोत्साहन दिया गया, उसके लिए बढ़ाने के लिए संरक्षण के नियम संशोधन की सिफारिश की, उनके उत्पीड़न से बचाने वित्तीय प्रोत्साहन का प्रदान करने की बात इस सिफारिश में मौजूद, ताकि और भी बेहतर तरीके से लोग समन्वय स्थापित कर सके। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी, दूसरे एआरसी ने सीबीसी को अधिक स्वतंत्रता, संसाधन और अधिक अधिकार देने की बात की। भ्रष्टाचार रोकने के लिए मुकाबला करने भूमिका के मजबूत करने की सिफारिश। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई की बात की, तो भ्रष्टाचार के मामले में निपटने के सीबीआई की स्वतंत्रता, प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाए। तो इस प्रकार से देखते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को मजबूत करने, जो संबद्ध संस्थाएं हैं उसको मजबूत कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे हम शासन प्रशासन को बेहतर बनाने में उपयोग कर सकते, इसके लिए बात की गई थी। नेक्स्ट है कि विवेकाधिकार को कम किया जाए, जो स्वविवेक के अधिकार पर शक्तियां सृजित की गई हैं उनको कम करने की आवश्यकता है। हम संसद और जो विधायिका द्वारा बनाई गई प्रवृत्ति, न्यायपालिका द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था, उसके अनुसार कार्य और गति करें। स्वविवेकाधिकार की जो शक्तियाँ वो कम ही स्तरों पर, जैसे आपातकाल में ही केवल उपयोग किया जाए, ऐसी बातें की जाए। पुलिस प्रशासन में बेहतर सुधार की बात की जाए। नैतिक शासन को बढ़ावा देना, जैसे आचरण संहिता, सिटीजन चार्टर जैसा कॉन्सेप्ट लागू, तभी तो बिहार जैसे राज्यों में सिटीजन चार्टर अपनाया गया। कितने दिन में कोई काम हो जाएगा उसकी बात की गई थी। तो जन जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। संसदीय निरीक्षण को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। ई गवर्नेंस को डिजिटलीकरण करने की आवश्यकता है। ई गवर्नेंस और डिजिटलीकरण को व्यापक रूप से शासन प्रशासन में लागू करने की बात है। ये रिपोर्ट कौन की थी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सिफारिश की गई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे सदस्य कौन थे। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे। इसने कब रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, उसका गठन कब हुआ था, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। ये सब पीटी फैक्ट है, थोड़ा सा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हालांकि मैं पहले भी बता रखा है, नए स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होती है, पुराने स्टूडेंट जो हैं उन सारी चीज़ों पर बात हो चुकी है। अब देखिए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कानूनी या नियामक ढांचे कौन है। कानूनी ढांचा के तौर पर हम जानते हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जो प्रिवेंशन जो ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, उसके लिए लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए लोगों के लिए दंडनीय अपराध करता दंड का प्रावधान करता है। फिर वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अंदर रिश्वत देने के अपराध की श्रेणी में रखा गया था। तो यह आपको कानूनी ढांचा देता है। धन शोधन निवारण अधिनियम, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की चर्चा होती है, जिसमें हम जो रोकथाम, जैसे धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मामले को रोकथाम के लिए, आपराधिक आय के रोकथाम के लिए प्रतिबंधित करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग कंपनी अधिनियम आपको 2013 कॉर्पोरेट जो टैक्स कॉर्पोरेट क्षेत्र में जो 100 नियमन का आधार है, 100 नियमन का अवसर पैदा करने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकथाम करने के लिए किया गया। धोखाधड़ी शब्द एक व्यापक परिभाषा, इसमें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय क्रिमिनल अपराध माना गया। ध्यान रखिएगा ये सब कानूनी ढांचा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भारतीय दंड संहिता में 1860 जो था, जो बाद में बदल के वर्तमान में आपको न्याय संहिता हो गया, उसके मामले रिश्वत, धोखाधड़ी, विश्वासघात जैसे अपराध के संबंध में मामलों को कवर किया गया, शामिल किया गया। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम 1988 याद रखिएगा, इसके दावे के प्रतिबंधित करता है, किसी अन्य व्यक्ति के नाम से संपत्ति अर्जित करता है। ये सब बातें बोलेगा, ये सब कानूनी ढांचा। उसके नियामकीय ढांचा के तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या है, 1 सेकेंड, नियामकीय ढांचे में हम लोग बात करेंगे लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013। इसके तहत क्या किया गया, लोकायुक्त संस्थाओं की व्यवस्था की गई। लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त संस्थाओं की व्यवस्था की, जो भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित काम करेगा। लोकपाल लोकायुक्त कुछ निश्चित श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उसके विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार आरोप की जाँच करता है। उसके तहत ध्यान रखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी हम क्या करते हैं, कार्य प्रशासन निगरानी करना, उसके भ्रष्टाचार संबंधित मामलों के लिए कार्यपालिका को सलाह देना, मार्गदर्शन देना, ये सब काम इसका होता है।
आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1952 के तहत आईपीसी की धारा 165 के तहत निर्दिष्ट सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की गई थी आपराधिक कानून संशोधन के तहत। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं जो संशोधन 1964 में हुआ, आईपीसी में संशोधन किया, लोक सेवा और आपराधिक कदाचार को परिभाषित किया गया। इसी में देखिए मैं आपको बात कर रहा था, विस्तार किया गया, लोक सेवकों के लिए आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने पर अपराध बनाया गया, ये सब चीज़ें की गई। उसके बाद नेक्स्ट बात करिएगा, जब भी हम बात करेंगे भ्रष्टाचार में उन्मूलन की बात करेंगे, तो भ्रष्टाचार में उन्मूलन की बात जब भी होगी तो यहाँ पर समझने का बात करना है कि प्रशासन कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा, शासन कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा, जनता कैसे सहभागी प्रवृत्ति अपना सकती है, सहभागी प्रवृत्ति अपना सकती है, हम संसाधनों का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, ये सब मुद्दे आपको काम करेंगे। जिसमें संसाधन कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस प्रशासन, जो हमारा अनुसंधान करता क्षेत्र है, वो सब की बात होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, 2 वर्ष में जीडीपी का 20% होगा डिजिटल इकोनॉमी। कैसे होगा? तो मुद्रा और वित्त जो पर आरबीआई की रिपोर्ट आई उसमें ये बातें की गई है। तो डिजिटल मुद्रा के क्षेत्र में ई रूपी केंद्रीय बैंक का डिजिटल मुद्रा पायलट परीक्षण में आरबीआई सबसे आगे है। इसके लिए जो वित्तीय लेन देन होता है फिनटेक ने अपनाया है, बल्कि बायोमेट्रिक पहचान, यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई, मोबाइल कनेक्टिविटी, डिजिटल लॉकर, सहमति आधार डेटा साझा किया। 2023 में भारत इंटरनेट की पहुंच 55%। बीते 3 वर्षों में इंटरनेट यूजर की संख्या 19 करोड़ के आसपास होगी, लगभग 20 करोड़ के आसपास होगी, वृद्धि होगी। अब भारत प्रति गीगाबाइट जीबी डाटा कीमत दुनिया में सबसे कम है, यह औसतन 13 रुपया 32 पैसे प्रति जीबी है। तो इस तरीके से क्या होगा, हम और भी डिजिटली लेन देन, हाल ही में आपको गाँव में शहरों में कैसे रुपये लेन देन किए, डिजिटल यूपीआई का प्रयोग किया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी और भी सहभागी होगी। तो इन सभी को लेकर ध्यान रखिएगा। डिजिटल इकोनॉमी के संदर्भ में जो बातें हो रही है ना, वो जीडीपी के कैसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम कैसे वित्तीय समावेशन कर पाएंगे, इन सब मुद्दे को लेकर ध्यान रखना है, इसके लिए चर्चा होगी। अब ध्यान रखिएगा, जब डिजिटल मुद्रा क्षेत्र में आरबीआई ई रूपी केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा, फिर उसके बाद पायलट परीक्षण के साथ आगे बढ़ी है। डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को ओपन क्रेडिट जो इन्वेलमेंट नेटवर्क, डिजिटल कॉमर्स के अपने ओपन नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध करा रही, जिससे क्या होगा, फिनटेक कंपनियों के साथ साथ ये सुविधा जनता को प्राप्त होगी। तो अगली पीढ़ी में बैंकिंग रास्ता खोला है, तो इसके लिए हम और भी चीज़ों को ले पाएंगे। देखिए पीटी फैक्ट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, इसके सिवा कुछ उपाय नहीं है। ये आपको केवल याद करना है। वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन होंगे? निकोलस मादुरो। उसके बाद भारत को T20 में एशिया कप की मेज़बानी करेगा। 2000 अगला एशिया कप जो होगा उसकी मेज़बानी भारत करेगा। तो यहाँ पर 16 वर्षीय पैरा तैराक ये सब चर्चा हुई है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये सब पीटी फैक्ट है, पीटी फैक्ट केवल याद की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए रक्षा क्षेत्र में भारत का चौथा स्थान है। इसमें केंद्रीय बजट में देखिए, बजट में 2024-25 में केंद्रीय बजट के मुताबिक क्या है, रक्षा बजट आपको कितना दिया गया है? 6,21,940.85 लाख, जो 75 अरब डॉलर के आसपास है। अब सिप्री का रिपोर्ट कहता है, सिप्री कौन है संस्था, मैंने पहले भी बता रखा है, कमेंट सेक्शन में बताइए सिप्री क्या है, सिप्री किस देश की संगठन है, ये किस प्रकार का रिपोर्ट देता है। देखिए वो पॉइंट कभी नहीं छूटेगा जो मैं लगातार चर्चा करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न लगातार आते हैं, सिप्री से प्रश्न पूछा जाता है, आपको सिप्री का परमाणु रिपोर्ट भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार क्या है, सबसे अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा रक्षा बजट जो 913 अरब डॉलर के बाद, उसके बाद चीन के पास है कितना, 226 अरब डॉलर। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के पास कितना है आपको, 913 अरब डॉलर, ठीक है। उसके बाद चीन दूसरा स्थान है आपको 296 अरब डॉलर। उसके बाद चीन के बाद तीसरे नंबर पर रूस आता है, रूस कितना है, 109 अरब डॉलर। उसके बाद भारत चौथे स्थान पर आता है, भारत कितना अरब डॉलर है आपको, 75 अरब डॉलर। तो ध्यान रखिएगा, भारत 75 अरब डॉलर का रक्षा बजट लेकर चलता है। तो इस तरीके से अब देखिए कुछ लोग कहेंगे इतना रक्षा बजट रखने की क्यों आवश्यकता है, हमको विकास के कार्य, गरीब गुरबा देश में हमारा है तो उसके लिए प्रबंधन करना चाहिए। देखिए जितना वो समस्या समाधान ढूंढने की आवश्यकता, उतना ही इन सीमाओं की रक्षा करने का हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे अशस्त्र भी मजबूत होने चाहिए। उसके लिए रक्षा को बजट देना होगा। रक्षा हम जब तक आर्थिक रूप से सीमाओं को मजबूत नहीं करेंगे तो बाहरी समस्याओं का समाधान, आंतरिक समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपनी सीमाओं
को मजबूत करना। अमेरिका क्यों इतना प्रभावशाली देश है, रूस क्यों इतना प्रभावशाली देश है, चीन इतना क्यों प्रभावशाली देश है, इसके लिए आप इसी आंकड़े से समझ सकते हैं। क्लियर है? इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत में रक्षा बजट का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो यहाँ पर वो जो इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी, तो इनके लिए ध्यान रखिए 1,72,000 करोड़ रुपये पूंजी निवेश सशस्त्र बलों को दिया जाएगा क्षमता विकास के लिए। हम कॉन्सेप्ट को हम लोग ये कर रहे हैं ना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत क्या कर रहे हैं, अपना हथियार बना रहे हैं। 30% इजाफा किया सड़क से सुरक्षा के प्रावधानों के लिए, तो ध्यान रखिएगा। इसलिए 65,000 करोड़ क्या किया गया है, नहीं 6500 करोड़ है ना, 6500 करोड़ 6,500 करोड़ क्या किया रुपये का प्रावधान किया गया सीमावर्ती अवसंरचना के लिए। इसलिए वाइब्रेंट विलेज का भी कॉन्सेप्ट इसी के साथ ध्यान रखना है आप लोगों को, सीमा को बेहतर करने के लिए। ये सब बजट रक्षा बढ़ाने की जरूरत क्यों है राशि की। इसके बाद में रक्षा विभागों के विशेषज्ञ राहुल बेदी बोलते हैं, अगर महंगाई को ध्यान में रखा जाए तो पिछले साल की तुलना में 5% वृद्धि कोई बड़ी वृद्धि नहीं है। अगर बता दें रक्षा बजट 2 हिस्से होते, केवल रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल, तो राजस्व वाले हिस्से में खाने पीने खर्च, आने जाने वाले खर्च, सेना में वेतन आदि शामिल होते, जिस बजट का लगभग 2/3 हिस्सा जा रहा है, यानी 100 रुपया जा रहा है तो 2/3 हिस्सा इसमें कहाँ जा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए, राजस्व के लिए। अगर उनके अनुसार सेना आधुनिक बनाने, सामो समाज की खरीद करनी, आयात करनी, 1/3 कुछ अधिक राशि का प्रावधान करने की जरूरत है। ये बातें इनके द्वारा की जा रही। अब भारत में पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री के अनुसार जो सनमुद्दम रेड्डी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया, यह बजट 7.5 महीने का था, जहां अगला बजट 1 अप्रैल 1948 को लागू हुआ। बजट के प्रमुख व्यय खाद्यान्न उत्पादन, रक्षा सेवा और नागरिक व्यय पर थे। अब ध्यान रखिएगा, खाद्य उत्पादन कम था, इसलिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई थी। अनुमानित राजस्व कितना था उस समय का, ये सब आंकड़े हैं, इस सबको ध्यान में रखना है। हालांकि अब ये नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी एक याद रखना है कि हमारा देश कितना प्रगति किया है। हम जहाँ राजस्व व्यय की बात 197 करोड़ के आसपास से, आज हमारा राजस्व व्यय कितना है, आंकड़े देख लीजिएगा। तो इन सब चीज़ों से हम चौथी अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था से ये दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था, पहली अर्थव्यवस्था बनने का जो संकल्पना बनाए हुए हैं, वो केवल हम बजटों के आवंटन से ही समझ सकते हैं बजट का आकार कितना है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, वित्तीय अनुशासन और जन कल्याण में समन्वय कैसे स्थापित किया था, यह बहुत ही अच्छा लेख आया है। शेयर मार्केट में समानता लंबे बात थ्योरी है। बजट 2014 में गलत प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया गया है। यह सब चीज़ें की गई है। अब कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने लालच में समान परिवारों के निवेश अपनी गाढ़ी कमाई गवा देने वाले जो फ्यूचर्स एंड जो ऑप्शंस ट्रेडिंग की थोड़ी दूरी बनाएंगे, इसके लिए विशेषज्ञों की भारी भरकम टैक्स हिमायती की गई है। ये सब बात है। भारत में फ्यूचर एंड ऑप्शंस जैसे जो डेरिवेटिव सेगमेंट है, उनका निवेश आश्चर्य रूप से बढ़ेगा। ये सब बातें हुई है। अब ध्यान रखिए, इंडेक्स ऑप्शन की बात होती है, अर्थात निफ्टी आदि की बात जब होगी, उसमें कुछ चर्चाएं होंगी। जैसे जब हम टर्नओवर प्रीमियम के रूप में वर्तमान में 140 लाख करोड़ रुपये का है, जो 2018 में यह कितना था, 4.5 लाख करोड़ का था। कितना बढ़ा है, देखिए कितना गुना वृद्धि, अभी 140 लाख करोड़ का है यह आंकड़ा। तो यह सेगमेंट जो टर्नओवर 500 जो लाख करोड़ रुपये का अधिक हो गया, यह आंकड़े दिए गए। इस प्रकार 2-3 चीज़ें याद रखें, कैपिटल गेन टैक्स और सोना चांदी को प्रोत्साहन के संदर्भ में बात हुई। वित्तीय अनुशासन हम जब काम करेंगे तो जन कल्याण के लिए समन्वय स्थापित करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जनता की पैसा है उसको हितकारी रूप से प्रयोग करने की आवश्यकता, उसके लिए नियम बनाने की आवश्यकता, उसके लिए जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसके साथ हम इनोवेटिव कर सकते हैं और भी बेहतर संचार सुविधाओं के साथ हम बेहतर सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए बात होती है। ये सब जो चीज़ें होती है, सरकार की मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, ऐसी वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी बातें होती है ना, जब तक हम बेहतर ढंग से कौशलतापूर्वक हम इसको संचालित नहीं करेंगे, नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हम समाधान नहीं ढूंढेंगे। हमारे पास विकल्प अलग अलग हो सकते हैं, पर समाधान के लिए एक ही तंत्र को अपनाया जा सकता है। समाधान के तंत्र केवल क्या हो सकते हैं कि प्रशासन को हम कैसे बेहतर कर सके। हम प्रशासन को वित्तीय प्रशासन की बात कर ले, सामाजिक प्रशासन की बात कर ले, आर्थिक प्रशासन की बात कर ले, हम कैसे अनुशासन को जन कल्याण के लिए जोड़ सकते हैं, इसके लिए सरकार द्वारा जो कार्य की जा रही है उसकी आपकी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर है?
एक टॉपिक है आर्थिक सुधारों के बरक्स बेरोजगारी। हम जितना आर्थिक सुधार कर रहे हैं बेरोजगारी दर उतनी ही बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार के परस्पर विरोधी बातें आती है तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी और अल्प रोजगार हमेशा महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। भारत रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व RBI के द्वारा 7 जुलाई को डेटा मैनुअल नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया पिछले 3-4 वर्षों में 8 करोड़ नौकरियां सृजित हुई है। और जल्द ही इसके बुनियादी ढांचा परियोजना आ रही है, अब जिसके लिए नौकरियां पैदा करेगी। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से सकल मूल्य वर्धित, सकल मूल्य उत्पादन, श्रम रोजगार, श्रम गुणवत्ता, पूंजी स्टॉक, पूंजी संरचना को संदर्भित करती है, जोड़ के देखती है। अब इस रिपोर्ट में कहा गया कि विनिर्माण और सेवाओं के सृजित नौकरशाहियों की कुल संख्या वित्त वर्ष में जो 2014-13 की बात की वो कितनी थी आपको 8.9 करोड़, जो वित्त वर्ष 4 से 14 की अवधि में 6.6 करोड़ थी। इसमें यह कहा गया कि भारत कुल श्रम बल जो बात हुई 59.7 करोड़ है, जो हाल में जारी जो एक रिपोर्ट है NSUSE, याद रखिएगा, केंद्रीय अगमित क्षेत्रों उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण, इसके अनुसार 56.8 करोड़ बराबर है। तो यह श्रम शक्ति, यह कुल संख्या निजी रोजगार सर्वेक्षणों काफ़ी अलग दिखाई देती है। इकोनॉमी की बात होती है, श्रम भागीदारी की बात होती है, नौकरी की मांग कर रहे हैं लोगों की बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर समय में नौकरी नहीं मिल पाती तो बहुत से लोग क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं, हतोत्साहित होकर श्रम बल छोड़ देते हैं, सक्रिय रूप से नौकरशाही तलाश करना बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, भारत में आर्थिक सुधार के बावजूद बेरोजगारी का दर लगातार ऊंचा बना रहता है, क्योंकि सामाजिक भेदभाव, सामाजिक आर्थिक वास्तविकता जो श्रम बाजार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ा वर्ग समझ आने की असुविधाओं को बढ़ा देती है। अर्थात हम समय पर हमें उपलब्ध नहीं होगा रोजगार तो हम एक एसेट ना बन के क्या होंगे, बोझ बनेंगे। हम एक संसाधन ना बनकर क्या होंगे, बोझ बनेंगे। अब सिंपल सा समझिएगा, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं जिस उम्र में 22-23 की उम्र मान के चलिए, या हम 21 से 22 मान लेते इसको, इस उम्र में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, 10 वर्ष तक आपको लग जा रहा है। तो 33 वर्ष तक आप केवल कर रहे हैं क्या, पर रोज़गार आपको प्राप्त होगा कब, आपको इसी बीच में, जब हम बात करते हैं 24, 25, 26, 27 की उम्र में आपको रोजगार संबल की बात करते हैं। अगर हम इसको उपलब्ध नहीं करा पाते तो समस्या समाधान यह होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम स्वरोजगार को क्रिएट कर सकते हैं, हम ऋण सुविधा को उपलब्ध करा सकते हैं। मैं किन्हीं के लिए मुद्रा लोन की बात करने गया था कि मेरे कुछ कलीग हैं उनके लिए, पर इतना जटिल व्यवस्था बना के रखे हुए हैं कि क्या करें कि हमें उन जिसकी आवश्यकता है, जिसको नीड्स है, उसको मिल नहीं पा रही है। तो इसलिए जो केवल बातें होती है उसको बेहतर रूप से धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। अगर कोई रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो उसे रोजगार प्राप्त करने के लिए वो सारे अवसर होने चाहिए, और अवसर होने के लिए केवल कागजी अवसर नहीं होने चाहिए, उसके लिए धरातल पर बात होनी चाहिए, एसेट निर्माण करने की बात होनी चाहिए, ताकि हम वो संसाधन दे पाए। यही सब बातें इस लेख में की गई है। पूरा डाटा मैनिपुलेट हुआ है, डाटा को अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कुछ बातें नहीं हुई है। क्लियर है? तो चलिए फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।